हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम एनर्जी कंजर्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि है एनर्जी इफ़िशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़, यानी ऊष्मा उपयोग में ऊर्जा दक्षता। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यदि इस वीडियो का आपको PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? ताप। तो यह किसी वस्तु का ठंडेपन अथवा गर्माहट का एक प्रॉपर्टीज होता है। यह किसी वस्तु का ठंडेपन अथवा गर्माहट का एक गुण होता है जो किसी वस्तु को टच से पता चलता है। यानी कि हम टेम्परेचर को किसी वस्तु के टच करके पता कर सकते हैं। और इसका यूनिट यानी टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हीट यानी ऊष्मा, यह एक प्रकार का एनर्जी है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को बाहर से दी जाती है। ऊष्मा क्या है? यह एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से दी जाती है। और देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने से उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है। यानी कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका यूनिट जूल होता है और कैलोरी होता है। ऊष्मा यानी हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है या कैलोरी होता है। चलिए देखते हैं, एक नोट है कि टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से पता चलता है। यानी टेम्परेचर, ताप हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके पता करते हैं, जबकि हीट दूर से ही पता चल जाती है। लेकिन हम हीट को दूर से ही महसूस कर लेते हैं कि वो हीट है बॉडी। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी डिफरेंट टाइप की एनर्जी में से एक है। मतलब विभिन्न प्रकार की एनर्जी में से क्या है? एक है। वो कौन सी है? थर्मल एनर्जी। इसके अंतर्गत हीट को वर्क में चेंज किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हीट को वर्क में चेंज किया जाता है। इसके अंतर्गत हीट को क्या किया जाता है? वर्क में चेंज किया जाता है। थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट के इंटरनल, माने उसके अंदर उपस्थित पार्टिकल के जिग जैग मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। यानी थर्मल एनर्जी किसके कारण प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में? यानी थर्मल एनर्जी किसी बॉडी में उसके पार्टिकल्स के यानी उसके कण के जिग जैग मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। यानी थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के मोशन के कारण हो रहा है, इसीलिए हम इसको कौन सी एनर्जी कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। देखिए, किसी स्टोव के अंदर उपस्थित किरोसिन के पार्टिकल्स में स्पीड देने के लिए बाहर से एयर दी जाती है। यानी कि एक स्टोव होगा, देखिए उस पर एक क्या होती है? एक रॉड निकलता है पिस्टन टाइप का। उससे क्या करते हैं? हम एयर को फिल करते हैं किसके अंदर? टैंक के अंदर। उस टैंक में क्या भरा होता है? किरोसिन भरा होता है। किरोसिन भरा होता है तो उसमें स्पीड देने के लिए बाहर से एयर दी जाती है, जिसके कारण किरोसिन के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और जब बाहर से एयर देते हैं तो क्या होता है? उसके पार्टिकल्स में क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और इसी एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। और इसी एनर्जी को कौन सी एनर्जी कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। देखिए, इसी के कारण किरोसिन के पार्टिकल वॉल्व के थ्रू बाहर आते हैं। और क्या होता है कि इसी मतलब कि इसी एनर्जी के कारण, मतलब कि हम जो बाहर से देते हैं, इसी एनर्जी के कारण किरोसिन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वॉल्व से बाहर आते हैं और जो बहुत कम आग पर ही ज्वलनशील हो जाते हैं। जो बहुत कम टेम्परेचर पे यानी बहुत कम ही आग देने पे क्या होते हैं? वो जल जाते हैं। और इसी पूरी प्रोसेस में स्टोव के अंदर हवा भरना ही हीट एनर्जी का अनुप्रयोग कहलाता है। और इसी पूरी प्रोसेस में जो हम स्टोव के अंदर हवा भरते हैं, इसी को क्या कहलाता है? हीट एनर्जी का अनुप्रयोग कहलाता है। देखिए, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल यानी ईंधन में ऊर्जा तत्व। ईंधन में ऊर्जा तत्व क्या होता है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। मनुष्य के डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी प्रकार की एनर्जी तथा फ्यूल ही ऊर्जा तत्व कहलाती हैं। यानी मनुष्य के डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी प्रकार की एनर्जी, कि हम किस किस प्रकार की एनर्जी का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसी एनर्जी को मतलब कि उसी प्रकार की एनर्जी तथा फ्यूल ही ऊर्जा तत्व कहलाती है, यानी एनर्जी कंटेंट कहलाती है। और देखिए एग्जांपल में कौन कौन से लकड़ी है, हम लकड़ी का यूज करते हैं कभी कभी ठंडों में जलाने के लिए। कोल है,
कोयले का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, या कई परोजन में खाना बनाने के लिए, या कई जगह पे गोबर का यूज करते हैं हम बायोगैस के रूप में, या किस चीज़ के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में। पानी का यूज करते हैं हम तो हाइड्रो पावर प्लांट के रूप में, या इसको पीने के रूप में पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल, एलपीजी, टीसी, ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की इकाई, एनर्जी को की यूनिट क्या होती है, जूल और कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी इजकल टू 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी इजकल टू 4.18 जूल होता है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 किलोवाट हावर इजकल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल। और 1 किलोवाट हावर इजकल टू 3412 BTU होता है। कितना, 3412 BTU होता है। ऑन 1 EG यानी 1 एक्सा जूल, आप थोड़ा इसको बुक से देख लीजिएगा। 1 एक्सा जूल EJ इजकल टू 10⁻18 जूल होता है। और 1 क्वाड्रिलॉन यानी 1 क्वाड इजकल टू 10⁻15 BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 टेरावाट ईयर इजकल टू 8.76 इंटू 10⁻12 किलोवाट हावर होता है, या इसी को 31.54 इसको एक्सा जूल कहते हैं, या 29.89 क्वाड कहते हैं, क्वाड्रिलॉन। अब देखिए कन्वर्जन फैक्टर फॉर ऑयल, तेल के लिए रूपांतरण कारक। तेल के लिए रूपांतरण कारक क्या होता है, डिफरेंट कंट्री की रॉ ऑयल की, मतलब भिन्न भिन्न देशों के कच्चे तेल की हीट की मात्रा है लगभग 5.6 मिलियन BTU पर बैरल से लगभग 6.3 मिलियन BTU तक होता है। यानी कि जो भिन्न भिन्न देश के कच्चे तेल पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न देशों में जो कच्चे तेल पाए जाते हैं उसमें हीट की मात्रा कितनी होती है, तो 5.6 मिलियन BTU पर बैरल से लेकर 6.3 मिलियन BTU पर बैरल तक होता है। और एक नॉमिनल कन्वर्जन कारक का यूज कभी कभी रॉ ऑयल की 1 बैरल के लिए किया जाता है। एक नॉमिनल कन्वर्जन कारक का यूज कभी कभी किसके लिए किया जाता है, रॉ ऑयल की 1 बैरल के लिए किया जाता है। और 1 बैरल इजकल टू 1.8 मिलियन BTU, और 1 बैरल इजकल टू 5.8 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। और देखिए कन्वर्जन फैक्टर फॉर कोल, कोयले के लिए रूपांतरण कारक क्या होता है, तो कोल के क्वांटिटी लघु तथा मैट्रिक टन दोनों में डिफाइन किया जाता है। कोल की क्वांटिटी लघु यानी लघु तथा मैट्रिक टन दोनों में क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। देखिए क्या है कि कुछ एरिया के लिए 10 MBT पर टन से कम और दूसरे एरिया के लिए 30 MBT पर टन तक की एवरेज एनर्जी की खपत होती है, जिससे सबसे अधिक लिग्नाइट के अंश से मेल खाती है। यानी कुछ एरिया में 10 MBT पर टन से कम होता है, यानी कि कोयले में एनर्जी कुछ एरिया में 10 MBT पर टन से कम होता है और कुछ एरिया में 30 MBT पर टन से कम होता है। यानी एवरेज एनर्जी खपत होती है जिसके सबसे अधिक लिग्नाइट के अंश की मेल खाती है। में क्या होती है कि सबसे अधिक पाई जाती है लिग्नाइट की एनर्जी से मेल खाती हुई कोयला पाया जाता है। और 1 टन कोल इजकल टू 229.3 GJ इजकल टू 27.8 MBT होता है। और बॉयलर क्या होता है, तो देखिए बॉयलर वह डिवाइस है जिसके अंदर वाटर को स्टीम में इजीली बदला जा सकता है। बॉयलर क्या है, बॉयलर एक डिवाइस है या एक बर्तन है या एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इस पानी को स्टीम में आसानी से बदल दिया जाता है। इसकी शेप बहुत बड़ा तथा यह वजन में भारी होता है। और बॉयलर कैसा होता है, 2 लीटर और 5 लीटर पानी को हमें स्टीम में नहीं ना बनाना है, कई हज़ार लीटर पानी को स्टीम में बनाना है, तो उसके लिए उसका शेप कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। और चूँकि हीट दे तो वो मेल्ट ना कर जाए, इसके लिए उसको बहुत मोटे चादर की बनाते हैं, इसलिए उसका वजन भी बहुत भारी होता है। इसका सामान्य ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका जनरल टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जनरल प्रेशर कितना होता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। स्टीम जनरेटर के कारण मतलब कि भाप जनित्र के कार्य, स्टीम जनरेटर के कार्य यानी भाप जनित्र के कार्य। तो देखिए
फ्यूल कंबंशन के फलस्वरूप फर्नेस में प्रोड्यूस्ड हीट वाटर को सप्लाई करना। देखिए जो फर्नेस में यानी भट्ठी में पहले जो जलता है कोयला, तो कोयले को क्या किया जाता है, कोयले को जैसे कि कोयले के हीट को हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी को देते हैं। कोयले के हीट को क्या करते हैं, पानी को देते हैं। वो कई प्रकार के बॉयलर होते हैं, ककरान बॉयलर या विल्कॉक्स एंड बेबकॉक्स बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर, कई बॉयलर होते हैं। उसके मेथड से हम क्या करते हैं कि फर्नेस के हीट को हम क्या करते हैं, फर्नेस के हीट को बॉयलर को देते हैं और बॉयलर में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। स्टीम को वांछित प्रेशर एवं टेम्परेचर पर प्रोड्यूस करना। स्टीम को क्या वांछित प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या करना है, प्रोड्यूस करना। और तीसरा होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले स्टीम को प्रोड्यूस करना, यानी भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी वाले स्टीम को। स्टीम भाप भी कई गुण वाले होते हैं। वेट स्टीम होता है, सुपर हीटेड स्टीम होता है, ड्राई स्टीम होता है, सुपर हॉट स्टीम होता है। इस प्रकार के डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जो आगे है वो है कि मेन पार्ट्स ऑफ स्टीम जनरेटर, यानी भाप जनित्र के मुख्य तत्व। भाप जनित्र के मुख्य तत्व तो पहला होता है बॉयलर फर्नेस, दूसरा होता है बॉयलर, तीसरा होता है सुपर हीटर, चौथा होता है नोजल, और इसी प्रकार बहुत सारे लगे होते हैं। तो यूज ऑफ स्टीम यानी कि भाप के उपयोग। तो भाप के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो देखिए पावर के प्रोडक्शन के लिए, पावर के प्रोडक्शन के लिए भाप का कैसे उपयोग होता है, देखिए हम लोग पढ़ लेंगे। स्टीम टरबाइन पर हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर वाली स्टीम को, स्टीम जो टरबाइन होता है उस पर हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर वाली स्टीम को भेजकर मैकेनिकल एनर्जी तथा अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता है। तो इस मतलब कि जो हम स्टीम होती है उसको टरबाइन के पास भेजते हैं, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, क्योंकि टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। और उस मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू इसके सॉफ्ट जो होते हैं, टरबाइन के सॉफ्ट अल्टरनेटर के सॉफ्ट से जुड़े होते हैं, और अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। तो चूंकि वो अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, टरबाइन से प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूजेज। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूजेज यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग में पेंटिंग के लिए, कपड़ा को पेंटिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए चीनी मिल में स्टीम का यूज किया जाता है। और चीनी मिल में भी क्या किया जाता है, भाप का यूज किया जाता है। बेनिफिट ऑफ स्टीम यानी भाप के फायदे। स्टीम को प्रोडक्शन के लिए यानी भाप को बनाने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जो नेचर में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। भाप को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता में पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि नेचर में पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। इसमें हीट प्रॉपर्टी हाई होती है, और इसमें इसकी हीट प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई होती है। और वाटर तथा स्टीम मेटल तथा जीव जंतुओं पर यह बुरा प्रभाव नहीं डालता है। और वाटर या पानी या उसके भाप मेटल पे या मेटल और जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है हानियाँ। हानियाँ क्या है, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए बड़े प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। स्टीम को बनाने के लिए बड़े प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है इसको कलेक्ट करने के लिए हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर सहने योग्य बर्तन होना चाहिए। यानी कि इसको कलेक्ट करने के लिए, यानी स्टीम को कलेक्ट करने के लिए हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर सहने योग्य बर्तन होना चाहिए। और तीसरा होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए अत्यधिक फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि स्टीम को प्रोड्यूस करने से, पानी से स्टीम को बनाने में बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर है। तो बॉयलर में फर्नेस के पोजीशन के अकॉर्डिंग, बॉयलर में फर्नेस के पोजीशन के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है इंटरनल कंबंशन बॉयलर और एक्सटर्नल कंबंशन बॉयलर। पहला होता है इंटरनल कंबंशन बॉयलर और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबंशन बॉयलर। एक वो बॉयलर जहाँ पे अंदर क्या हो, कोयले को अंदर जलाया जाता हो, और एक दूसरा बॉयलर जो जिसमें कोयले को बाहर जलाया जाता हो। और बॉयलर की खोल की पोजीशन के अकॉर्डिंग, बॉयलर की खोल की पोजीशन के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर, एक वर्टिकल बॉयलर, ऊर्ध्वाधर बॉयलर और जो हॉरिजॉन्टल बॉयलर और वर्टिकल बॉयलर। और तीसरा होता है पर्पज के बेसिस पे, पर उद्देश्य के बेसिस पे बॉयलर के दो भागों में बांटा गया है, मोबाइल बॉयलर और फिक्स बॉयलर। एक ऐसा बॉयलर जो कहीं घूमता रहे,
यानी एक जगह फिक्स ना हो, और दूसरा बॉयलर जो एक ही जगह पे फिक्स हो, उसको कहीं हटाया ना जा सके। चौथा होता है स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी भाप के दाब के आधार पे बॉयलर को 4 भागों में बांटा गया है। लो प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर और सुपर हाई प्रेशर बॉयलर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कुछ। स्टीम प्रोडक्शन के कैपेसिटी के बेसिस पे, मतलब कि स्टीम भाप के बनने की क्षमता के बेसिस पे ये 3 भागों में बांटा गया है। लो कैपेसिटी बॉयलर, लो कैपेसिटी बॉयलर क्या करता है, 10 टन 1 घंटे में 10 टन वाटर को स्टीम में बदलता है। मीडियम कैपेसिटी बॉयलर 1 घंटे में 10 से 100 टन वाटर को स्टीम में बदलता है। और हाई कैपेसिटी बॉयलर 100 टन से अधिक के वाटर को स्टीम में बदलता है। और एयर की नेचर के बेसिस पे, यानी एयर के गुण के बेसिस पे, हवा के गुण के बेसिस पे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नेचुरल बॉयलर जिसको कहते हैं कॉकरान बॉयलर, और आर्टिफिशियल बॉयलर जो रेलवे इंजन में लगा होता है, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। और वाटर फ्लो के पोजीशन के बेसिस पे, यानी या वाटर फ्लो के पोजीशन के बेसिस पे बॉयलर को 2 भागों में बांटा गया है। नेचुरल फ्लो बॉयलर जिसमें कॉकरान बॉयलर और बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर आते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल फ्लो यानी बेंसन बॉयलर। नेचुरल फ्यूल के नेचर के बेसिस पे, नेचुरल फ्यूल के नेचर के बेसिस पे बॉयलर कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में। ए बी सी वो कौन से हैं, कोल कंबंशन बॉयलर, ऑयल कंबंशन बॉयलर और गैस कंबंशन बॉयलर। और चलिए दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे आप कॉकरान बॉयलर और बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर को हम अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे, जो कि थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होगा। जो पावर प्लांट है इलेक्ट्रिकल का, उसमें भी वो दोनों आएंगे और इसमें भी वो दोनों आएंगे।